हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो अब तक हम जो है अब इसमें 2 चैप्टर्स हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं तीसरा चैप्टर। यहाँ ये तीसरा चैप्टर है, लेकिन आपकी बायोलॉजी की बुक में जो है ये बायो का पहला चैप्टर है, दैट इज लाइफ प्रोसेस की जो जीवन में चलने वाली प्रक्रिया होती है वो सारी। तो लाइफ प्रोसेस की जब हम डिस्कस करना शुरू करेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग इट। तो देखिए, लाइफ प्रोसेस की जब हम बात कर रहे हैं, ऑल द लिविंग थिंग्स कि जितनी भी लिविंग चीजें हैं वो कुछ प्रोसेस, वो कुछ रिएक्शंस देती हैं, या कुछ वो क्या कर रही हैं कि उनकी बॉडी में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं या ऐसी साइकिल्स हैं जो चलती रहती हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हैं उसके सर्वाइवल के लिए, दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग इट्स लाइफ एंड एज वेल एज फॉर होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो अब आपको समझ, मैंने आपको 2 यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता दिए कि क्या, एक तो कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं दैट डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो लिविंग चीजों को नॉन लिविंग चीजों से डिफरेंशिएट करती हैं। अब वो चीजें कौन सी हैं वो हम देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या है उसमें। उसके अलावा एक क्या है, वो मेंटेन करते हैं होम्योस्टेसिस को। होम्योस्टेसिस होता क्या है, देखिए होम्योस्टेसिस की जब मैं बात करती हूं आपसे, तो होम्योस्टेसिस रहेगा कि अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने आप को चेंज करता है, मतलब एक्लिमेटाइज करता है, एक्लिमेटाइजेशन होता है, 6th क्लास में ही ये जो टर्म है एक्लिमेटाइजेशन ये इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो किसी बॉडी की जो इनर, अपनी हमारी बॉडी जो अंदर से हमें हमारे एनवायरनमेंट में एडजस्ट करवाती है, बैलेंस बनवाती है बाकी एनवायरनमेंट के साथ, दैट इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। तो यहां से अब हम डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो लाइफ प्रोसेस। तो अब हम डिफाइन करेंगे कि जो लाइफ प्रोसेस है वो क्या है। सो प्रोसेस विच टुगेदर द प्रोसेसेस, या द प्रोसेसेस लिख देती हूं, ठीक है, द प्रोसेसेस विच टुगेदर मेंटेन या परफॉर्म्स functions of life are called living processes, are called life processes। कि वो जो जिंदगी को जीने का काम करवाते हैं, जिससे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा है, वो क्या होते हैं, दीज आर लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ प्रोसेसेस की हम बात करें तो लाइफ प्रोसेसेस कौन से हो सकते हैं। अब सबसे पहले अब हम यहां लिख लेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है लाइफ प्रोसेस की। रिक्वायरमेंट की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट रहेगी फॉर होम्योस्टेसिस। रिक्वायरमेंट की हम यहां बात कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट दो मेन रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहली होती है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है, फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस विद द एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। कि वो स्टेट ऑफ अ बॉडी, स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद विच इट मेंटेन्स इट्स बैलेंस रिगार्डिंग वो टेम्परेचर की कह लो, या किसी भी तरह की कोई एडजस्टमेंट होती है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, या होम्योस्टेसिस कहते हैं। और दूसरा, होम्योस्टेसिस हो क्यों रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली क्यों एडजस्ट हो जाता है, फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, या फॉर या रहे कि अर्थ पे जो है जिंदगी रही रहे, उसके लिए क्या है, ये लाइफ प्रोसेस चलते रहते हैं फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ। फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ। अब बारी आती है कि ऐसे क्या प्रोसेसेस हैं कि जिसकी वजह से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग थिंग से डिफरेंशिएट करते हैं। देखो, हम अपनी ह्यूमन बींग्स की ही बात करते हैं, हम खाना खा रहे हैं, वी आर एक्सक्रीटिंग, खाना, हम सांस ले रहे हैं, हमारे पास हार्ट बीट है। तो ये सारे जो प्रोसेस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, जो ये सारी चीजें चल रही हैं, जो प्रक्रिया हो रही हैं, ये किसी ना किसी
पूरे एक प्रोसेस के थ्रू हो रही है जो कि हमें जिंदा बनाए रखती है, एंड दीज आर द लाइफ प्रोसेसेस। तो यहाँ पे अगर मैं लाइफ प्रोसेसेस, जो मेजर लाइफ प्रोसेस है हमारे सिलेबस में, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो हमारे पास क्या है, सबसे पहला जो लाइफ प्रोसेस हमारे पास आता है दैट इज फर्स्ट इज न्यूट्रिशन। सेकंड है हमारा रेस्पिरेशन, थर्ड है सर्कुलेशन, एंड फोर्थ इज एक्सक्रीशन। तो हमारे पास जो है ये चार बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं जो हमारी बॉडी में, हमारी नहीं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरल भाषा में समझते हैं, बहुत आसान अपनी बोलचाल की भाषा में समझते हैं सबसे पहले हम ये। तो देखिए न्यूट्रिशन क्या रहेगा, हम खाना खा रहे हैं, क्या कहते हैं, खाने में न्यूट्रिएंट्स होने बहुत जरूरी है, ठीक है, यही बात कहते हैं ना कि भाई न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जिंदा रहने के लिए खाना खाना है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो यहाँ पे जब है, नॉर्मली मैं अपनी बोलचाल की भाषा में बता रही हूँ, डेफिनेशन हम बाद में करेंगे, पहले हम समझते हैं ये चारों चीजें हैं क्या, और फिर एक एक करके इन टॉपिक्स को हम कैरी ऑन करते चले जाएंगे। तो सबसे पहला न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन को अपनी लैंग्वेज में हम बात रखेंगे खाना खाना, ठीक है। वैसे ये खाना खाना नहीं होता, पूरा बेटा खाने को एब्जॉर्ब करना, यूटिलाइज करना, वो सारी चीजें आती है न्यूट्रिशन में, लेकिन खाने से रिलेटेड जो आ रही है वो क्या है, न्यूट्रिशन है। अब इस न्यूट्रिशन में हमारा क्या आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, तो ये याद रखना, यहां पे हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद फिर आता है हमारा रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन की अगर आप डेफिनेशन देखो तो वो होती है ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर फॉर्म टू रिलीज एनर्जी। वो होती है कि एनर्जी का यूटिलाइज, एनर्जी बनाना जो है, दैट प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। लेकिन हम रेस्पिरेशन से क्या समझते हैं, ब्रीदिंग, कि सांस लेना, ठीक है, कि हम सांस ले रहे हैं तभी हमारे अंदर ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन समझते हैं। तो यहां पे हम लिख लेते हैं ब्रीदिंग, समझ लेते हैं इसको कि हमें यहां पे क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, सांस लेना। तो ब्रीदिंग से हम क्या समझ रहे हैं, यहां हम क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे लंग्स वाला सिस्टम पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद फिर आता है हमारा सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब कि एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना। बॉडी में इसका काम कौन कर रहा है, ब्लड काम कर रहा है ऑब्वियसली। आपने ऑक्सीजन लिया लंग्स में, लंग्स से वो सारी बॉडी में जा रही है, ब्लड लेकर जा रहा है उस ऑक्सीजन को। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड नाक से बाहर आ रही है, सारी बॉडी में से बाहर निकल के आ रही है वो, तो उसको कौन लेकर आ रहा है, ब्लड लेकर आ रहा है। उसी तरह से आपने जो खाना खाया है वो एब्जॉर्ब होगा, ब्लड लेकर जाएगा उसको एक एक सेल के पास, तो यहाँ ब्लड पहुंचा रहा है। उसी तरह से जब हमारा यूरिन बन रहा है तो यूरिन में क्या कहते हैं कि खून साफ होता है, खून फिल्टर होता है। कोई ये तो नहीं कहता ना कि बॉडी में पानी फिल्टर हो रहा है, नहीं, ब्लड फिल्टर हो रहा है ये कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन, सर्कुलेशन में हम किसको पढ़ेंगे, ब्लड। तो ब्लड की अगर हम बात करें, जब ब्लड हम पढ़ेंगे तो ब्लड के साथ साथ हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, हार्ट, ह्यूमन हार्ट भी पढ़ेंगे हम यहाँ। तो यहां से हमें पता चलता है हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट का काम होता है ब्लड को सर्कुलेट करना, ब्लड को पंप करना। यहां पे मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा लव, तो हार्ट का काम प्यार करना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद अब आता है एक्सक्रीशन, कि भाई चलो खा लिया, सांस ले ली, एब्जॉर्ब हो गया, इधर उधर घूम रहा है, वो निकालना भी तो पड़ेगा ना। जो वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी से रिलीज हो रहा है, तीन तरह से वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है ह्यूमन बॉडी से, तो बाकी जो और एनिमल्स हैं उनमें अलग अलग तरह से होता है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो तीन तरह से होगा, कौन सा, पसीना आता है, स्वेटिंग, ठीक है, यूरिन, और डाइजेशन के टाइम पे एक्सक्रीशन हो रहा है ना, लास्ट में पोटी आ रही है, दैट इज एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल पढ़ेंगे। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल में हम क्या करेंगे कि जो सॉलिड वेस्ट का एक्सक्रीशन है वो तो हम डाइजेशन में ही पढ़ लेंगे, यहां पे रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल में हम पढ़ेंगे यूरिन का सिस्टम। यूरिन किससे निकलेगा, अब किडनी से, तो यहां हम पढ़ेंगे अपनी किडनी। तो ये रहेगा हमारा पूरा ओवरव्यू कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखो न्यूट्रिशन, हम अब न्यूट्रिशन से डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। हमने अपने टॉपिक का की जो लाइफ प्रोसेस क्या होता है वो हमने डिफाइन कर लिया। अब लाइफ प्रोसेस के बाद हमने अपने चारों टॉपिक बता लिए कि हाँ हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, ओवरव्यू हमारे पास है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, और वो है हमारा न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन को जब हम डिफाइन करेंगे देन वी विल डिफाइन इट लाइक द प्रोसेस ऑफ, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोसेस है ना, द प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आउटसाइड। फ्रॉम आउटसाइड मतलब कि एनवायरमेंट में से, फ्रॉम आउटसाइड लिखो या फ्रॉम एनवायरमेंट लिखो, या एनवायरमेंट लिख देंगे। टू प्रोड्यूस एनर्जी, यहां पे हमें न्यूट्रिशन चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी की जरूरत है। हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें चाहिए शक्ति, ताकत चाहिए, हमें तो एनर्जी चाहिए। टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग, क्यों चाहिए हमें एनर्जी? फॉर परफॉर्मिंग, क्या परफॉर्म करेंगे? डांस तो परफॉर्म करेंगे नहीं हम। परफॉर्मिंग व्हाट? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। टू फॉर परफॉर्मिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब उस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में आपका क्या आ जाएगा? सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में आपके सारे प्रोसेसेस आ जाते हैं। अब इस मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज एक्टिविटीज में देखो, प्रोसेस कहते हैं आपका डाइजेशन, ब्रीदिंग, जिस जहां भी एनर्जी की जरूरत है वहां पे ये सारे के सारे आ जाएंगे कि भाई कुछ भी काम करने के लिए आपको चाहिए एनर्जी, और एनर्जी के लिए आपको क्या चाहिए? खाना। खाने में क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। अब ये नहीं कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ही खाना खाना जरूरी है, नहीं बेटा, खाना तो प्लांट्स भी खाते हैं। प्लांट्स भी अपना खाना खुद स्वयं बनाते हैं और वो फिर उसको यूज करते हैं। प्लांट्स को मेटाबॉलिज्म में क्या करना पड़ता है? अपने आप को बीमारियों से बचाना पड़ता है। कोई हर्बीवोर उसको खा रहा है तो उससे रिलेटेड उसको फिर से अपने नए पत्ते उगाने हैं, सीड्स बनानी है, फ्लावर्स बनाने हैं। तो प्लांट को भी बहुत काम होते हैं, और ये सारे काम करने के लिए प्लांट को भी तो एनर्जी चाहिए ना, प्लांट को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए। वो कहां से लेगा न्यूट्रिएंट्स? सॉइल में खाद मिलाते हैं ना, वो हम क्यों मिलाते हैं? ताकि प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिल सके। तो यही तो प्रोसेस है सारा न्यूट्रिशन। और हर ऑर्गेनिज्म में ये न्यूट्रिशन जो का प्रोसेस है, जो न्यूट्रिशन का, वो अलग अलग होता है। प्लांट्स में अलग है, बैक्टीरिया में अलग है, फंजाई में अलग है, ह्यूमन बींग्स में अलग है। मैंने कहा है कि ऑर्गेनिजम्स, हर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग है। इसका मतलब ये नहीं है कि दो ह्यूमन बींग्स में अलग अलग है, मतलब व्हेन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट, वहां ये अलग अलग है। लेकिन जब हम बात करते हैं जीनस की या स्पीशीज की, तो वहां पे ये सेम है, मतलब ह्यूमंस में सेम है सब में। ओके, तो ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन का। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन एक दोबारा से रीड करते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आउटसाइड द एनवायरमेंट to produce energy for performing various metabolic activities is called as nutrition। या फिर हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? to perform activities की जगह पे क्या कर सकते हैं? for providing या for getting nourishment। ठीक है कि nourishment चाहिए क्योंकि activities perform करनी है। तो ये चीज क्या हो गई हमारी? न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के टाइप्स डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिशन जो है वो बेसिकली बेटा 2 टाइप्स का होता है। सो न्यूट्रिशन के अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन वी हैव 2 टाइप्स। अब ये 2 टाइप के कौन से हैं? पहला रहेगा ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा रहेगा हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक की अगर हम बात करें कि ऑटो मतलब खुद से, ठीक है, सो वो प्रोसेस जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, आपको ये चीज तो पता कि चलो कि पौधे जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं सन से, ठीक है, क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी से, सौर ऊर्जा से। तो अब सूर्य की ऊर्जा से, तो सन एनर्जी से। अब ऑटोट्रॉफिक जो है ये 2 टाइप का होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी आगे आप 2 टाइप का कह सकते हैं। पहला कौन सा रहेगा? जो सनलाइट की प्रेजेंस में है। सनलाइट को हम क्या कहते हैं? जब सनलाइट से पौधे जब अपना खाना बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्योंकि लाइट के पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं ना। लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज फोटोन्स। तो इसी वजह से जो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, जो सूर्य की प्रेजेंस में हो रहा है, सन जिसको करवा रहा है, दैट इज फोटोसिंथेसिस, सॉरी फोटोट्रॉफिक। लाइट की प्रेजेंस में कौन सा हो रहा है? फोटोट्रॉफिक। वही जो केमिकल्स, बेटा देखो केमिकल्स को यूज करके भी कुछ ऑर्गेनिजम्स है, जैसे बैक्टीरिया हो गए, बहुत सारे फंजाई हो गए, तो वो अपना खाना जो है केमिकल्स में से भी बना लेते हैं। मतलब केमिकल्स को एब्जॉर्ब करके, कि बाहर केमिकल्स पड़े हैं, वो केमिकल्स में सर्वाइव कर रहे हैं, वहां पे उन केमिकल्स को एब्जॉर्ब करके और वो अपना खाना खुद से बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कीमोसिंथेसिस हुआ है।
फोटोट्रॉफिक या फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे क्या कीमो केमिकल से जब सिंथेसाइज किया है, सिंथेसाइज करना मतलब बनाना, जब केमिकल से उन्होंने सिंथेसाइज किया है, सो दैट इज कॉल्ड एज कीमोसिंथेसिस। कीमो ऑटोट्रॉफिक कह सकते हो, तो मैं इसे यहाँ कीमो ऑटोट्रॉफिक लिख देती हूँ, या इसे क्या कह सकते हैं हम, कीमोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस। और ये दूसरा फोटोट्रॉफिक या फिर क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। दोनों एक ही बात है। अब आते हैं हमारे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे। हेट्रो मतलब अलग अलग, मतलब कि अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन है यहाँ पे। और यहाँ मैंने ऑटो वर्ड यूज नहीं किया, मतलब क्या हो रहा है, ऑटो वर्ड यूज नहीं है तो खुद से तो नहीं बन रहा है खाना, किसी और का बनाया हुआ खाना जो है ऑर्गेनिजम्स यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की हम बात करें कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है किस किस टाइप का रहेगा, तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो रहेगा आपका होलोजोइक, पैरासिटिक, सेप्रोट्रॉफिक, तो ये हो जाते हैं हमारे अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब बारी का हम करते हैं, क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिक से स्टार्ट करते हैं डिफाइन करना कि ऑटोट्रॉफिक क्या होता है। और ऑटोट्रॉफिक में भी सबसे पहले हमारे पास आएगा फोटोसिंथेसिस या फोटो ऑटोट्रॉफिक। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहला है फोटो ऑटोट्रॉफिक या फोटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक डिफाइन करते हैं सबसे पहले। बोर्ड्स आने वाले हैं भी, जिन्होंने अपने नोट्स नहीं बनाए हैं वो साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है और इस टाइम पे आपको अपनी लैंग्वेज के नोट्स जो आप साथ साथ बनाते हो ना, समझ के जो चीज लिखते हो वो जल्दी याद होती है एज कंपेयर टू क्रैमिंग, कि आप सीधे बुक खोल रहे हो रटने बैठे हो। उससे बेटर है कि आप चीजों को समझो फिर उनको लिखो, ताकि इन केस आप कुछ क्रैमिंग कर रहे हो, कुछ भूल भी गए तो आपको टॉपिक का मतलब पता होना चाहिए कि आप बोर्ड में कुछ तो लिख सको। और मेरी बोर्ड के लिए आपके लिए यही एडवाइस है बेटा, अगर आपको ठीक थोड़ा बहुत भी आता है तो थोड़ा बहुत भी लिखो, एटलीस्ट खाली मत छोड़ो क्वेश्चन को। अब उसके बाद हमारे थे फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे। फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे सबसे पहले द न्यूट्रिशन या द मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, जल्दी लिखना पड़ेगा, इन विच organisms prepare their own food. Organisms prepare their own food using sunlight, और सनलाइट के अलावा क्या कर, यूजिंग सनलाइट भी नहीं, यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, ठीक है, यूजिंग सनलाइट एनर्जी लिख देती हूं मैं, यूजिंग सनलाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो वो जो चीज है क्या है यहां पे, दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, केमिकल एनर्जी। अब वही बात है, मैंने यहां लिखा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब फूड की बात आ रही है यहाँ पे कि जो फूड है वो क्या बनेगा। ये बेटा फूड जो है ये सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। फूड जो बनेगा वो कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। प्लांट्स के केस में जो ये फूड है ये हमेशा, या ऑर्गेनिजम्स के केस में मोस्टली जो ये फूड है वो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड क्या होती है, ग्लूकोज होती है, कि ग्लूकोज बनाया जाता है। ग्लूकोज का जो सिंथेसिस है दैट इज कॉल्ड एज ट्रॉफिक जो है, और फोटोट्रॉफिक हो सकता है। अब बात करते हैं हम आई एम सो सॉरी, चलिए आगे चलते हैं। अब उसके बाद हमारे पास थे इसके टाइप्स। तो टाइप्स में सबसे पहले है हमारे पास जो है, फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस या फोटो ऑटोट्रॉफिक। बहुत ज्यादा डार्क कलर हो गया ये तो, फोटो ऑटोट्रॉफिक, सॉरी, फोटो ऑटोट्रॉफिक या फिर क्या है, फोटोसिंथेसिस।
मोस्टली जो है ये ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म करते हैं। ग्रीन प्लांट्स के अलावा बेटा कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, या उसके अलावा जो है कुछ एल्गी भी होती है जो फोटोसिंथेसिस करती हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं, ठीक है, एंड सम बैक्टीरिया गेट देयर न्यूट्रिशन या प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग सनलाइट, मतलब सनलाइट को यूज करें, यूजिंग सनलाइट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कह लो या फोटोसिंथेसिस कह लो। कि ये जो चीज है, अब फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली होता क्या है, तो फोटोसिंथेसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो देखो सनलाइट का होना बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि होती है हमारी पिगमेंट होती है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का होना भी बहुत जरूरी है। क्लोरोफिल का काम मेनली क्या होता है, इट हेल्प्स टू ट्रैप सनलाइट, कि वो सनलाइट को पकड़ने में हेल्प करती है हमारे पास। अच्छा, सनलाइट तो हमारे ऊपर भी फॉल कर रही है, लेकिन हम अपना खाना नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है। अगर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल होती तो शायद हम भी फोटोसिंथेसिस कर रहे होते बैठ के आराम से, कि रोज सुबह सुबह धूप में बैठ जाते, कुछ काम करने की जरूरत नहीं होती कि चलो ठीक है फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, क्योंकि क्लोरोफिल है। तो प्लांट्स या बैक्टीरिया या जो एल्गी हैं ये, इनके पास क्या है, क्लोरोफिल है, एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल की सहायता से ये क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। एंड क्लोरोफिल हेल्प्स इन ट्रैपिंग द सनलाइट, ये चीज याद रखनी है क्वेश्चन में, या फिर आपके जो ये स्टडी केसेस आते हैं ना उसमें आ सकता है, केस स्टडी जो आती है कि क्लोरोफिल का काम क्या होता है, असर्शन रीजनिंग में आ जाए बाय चांस। तो ये चीज याद रखनी कि क्लोरोफिल जो है एक पिगमेंट है, ग्रीन कलर पिगमेंट है, जिसका काम क्या है, लाइट को ट्रैप करना। उसके बाद जब वो लाइट को ट्रैप कर लेती फिर आगे के प्रोसेस होते हैं। सो दिस इज व्हाट फोटोसिंथेसिस इज। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, देखो मैं सारे पॉइंट्स लिखती हूं साथ साथ में, ठीक है। क्लोरोफिल हेल्प्स टू ट्रैप सनलाइट, सनलाइट। अब जब सनलाइट पकड़ ली है तो इसका काम क्या है सनलाइट का, देखो पौधा जो है वो, हम पौधे में पानी डालते रहते हैं ना, तो बेटा लाइट की प्रेजेंस में जो पानी है वो ब्रेक डाउन होता है, H2O होता है ना पानी, तो यहां पे क्या है H2O, H2O का ब्रेक डाउन होता है बेटा, और ये किस चीज में ब्रेक डाउन होता है, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 ऑक्सीजन। तो ये होता है इस तरह से, 4 प्रोटॉन में, 4 इलेक्ट्रॉन में और 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में ये इसका ब्रेकडाउन हो रहा है वाटर के मॉलिक्यूल का, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सूर्य की किरणें इस पे पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सन है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में, एक तो सनलाइट है, ऊपर से सनलाइट को ट्रैप करने के लिए कौन है, ग्रीन कलर पिगमेंट है हमारे पास, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ने सनलाइट को ट्रैप किया, और सनलाइट को ट्रैप करने के बाद सोलर एनर्जी को लेके गया वाटर के पास, वाटर का ब्रेकडाउन किया। तो देखो लाइट की प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, लाइसिस, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में, यानी कि फोटो। तो लाइट की प्रेजेंस में जो ब्रेकडाउन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज फोटोलिसिस, ठीक है। तो यहां पे जो ये प्रोसेस आपको बताया गया है, दिस इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये जो प्रोसेस है दिस इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर मतलब ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, ये भी मैं लिख रही हूं अभी, तो यही लिख देती हूं, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या बाय यूजिंग सनलाइट जो है दैट इज कॉल्ड एज फोटोलिसिस। अब आप सोच रहे होगे कि अच्छा ये ब्रेकडाउन हो गया, अब आगे क्या काम आएंगे, तो बेटा ये ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होता है, ये प्रोटॉन हो गया और ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये फर्दर साइकिल्स में घूमते हैं, मतलब फर्दर प्रोसेसेस में इनको यूज किया जाता है,
और उसके बाद इनसे ही एनर्जी बनती है एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्म में, ठीक है। तो एनर्जी करेंसीज हमारी एटीपी होती है ना, तो आप ये याद रखो कि एटीपी की फॉर्म में फिर ये एनर्जी बनाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स और ये प्रोटॉन्स जो है एक तरह से ये उस सिस्टम को चलाने के लिए फ्यूल का काम करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से पौधे के लिए पानी बहुत जरूरी है। तो ये हो गया हमारा कि फोटोसिंथेसिस हो किस तरह से रहा है, बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो ये चीज याद रखनी है हमने। सबसे पहली बात, लाइट का होना बहुत जरूरी है फॉर फोटोसिंथेसिस। और उसके बाद फिर क्या चाहिए, क्लोरोफिल होनी बहुत जरूरी है। क्लोरोफिल क्या करेगी, लाइट को ट्रैप करेगी और लाइट की एनर्जी को वाटर के पास लेकर जाएगी, वाटर को ब्रेक डाउन करेगी 4 प्रोटॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन में। जो ये 4 प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यूज होंगे फर्दर फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वही तो है ना न्यूट्रिशन, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यही तो काम होता है, यही तो न्यूट्रिशन है ना, कि एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, इसीलिए तो खाना खाया जा रहा है। तो प्लांट अपना खाना इसीलिए तो बनाएगा कि उसने क्या है, खाना बनाने के लिए ही वो ये सारा सब कुछ कर रहा है। अब उसके बाद आता है हमारा कि फोटोसिंथेसिस का पूरा जो प्रोसेस है वो है क्या। ये जो जनरल इक्वेशन है, ये इक्वेशन हम ना क्लास 5 से पढ़ते हैं, 5 से पढ़ना शुरू हो जाते हैं, किसी किसी को क्लास 5 में आ जाती है, 6 में तो आ ही जाती है। कि वो क्या होती है, 6CO2 बैलेंस इक्वेशन लिख रही हूं मैं पहले ही। C6H12O6 सबसे सिंपल। ये यहाँ पे क्या है, ये है ग्लूकोज। ये क्या है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। 6 मॉलिक्यूल्स है कार्बन डाइऑक्साइड के, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नेक्स्ट वन हियर इज वाटर मॉलिक्यूल्स। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, ठीक है। और ये हो गया हमारा ग्लूकोज। अब किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, यहाँ पे बहुत जनरल इक्वेशन हम लिखते आए हैं। सूर्य देवता चमक रहे हैं, अपनी बिजली प्रदान कर रहे हैं, सो इन प्रेजेंस ऑफ सन। और उसके बाद प्लांट के पास क्या था, क्लोरोफिल, हरे हरे रंग की क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करके, मैंने बताया था पीछे वाटर का फोटोलिसिस हो रहा है, तो वो यही, इसीलिए यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी, प्लांट क्या करता है, प्लांट के पास है स्टोमेटा, रेस्पिरेशन करता है। हम क्या कहते हैं, हम जनरली कहते हैं ना ऐसा कि जो पौधे हैं ना वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। शुद्ध ऑक्सीजन हमें, प्योर ऑक्सीजन जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, CO2 ले रहे हैं प्लांट्स। तो CO2 जब लेंगे तो इसका कार्बन क्या करेंगे, रिड्यूस कर लेंगे इसको, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल को वाटर मॉलिक्यूल जो है इसको रिड्यूस कर देगा CO2 को, और आगे क्या बना देगा, रिड्यूस करेगा और ग्लूकोज बना देगा। तो ये चीज क्या है, प्रोडक्शन ऑफ फूड हुआ है ना, CO2 H2O को यूज किया है उसने लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में एंड हैज मेड ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सो अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं, जो हम नॉर्मली अपनी छोटी क्लासेस से डिफाइन करने लग जाते हैं, वो क्या होती है, the process of formation of glucose molecule or the process of formation of food by green plants by using carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll is called as photosynthesis। तो यही तो छोटे बच्चे याद करते हैं और यही हमें याद रखना है और यही हमें लिखना भी है। तो यहीं से हम लिख देते हैं the process by which ग्रीन प्लांट्स के साथ साथ अब हमें पता है कि भाई कुछ एल्गी हैं वो भी ये काम करती हैं और बैक्टीरिया भी। तो ग्रीन प्लांट्स, बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया, सॉरी ऑल बैक्टीरिया नहीं होगा, सम बैक्टीरिया कॉमा एल्गी प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब देयर ओन फूड के हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, देयर ओन फूड के ब्रैकेट में हम लिखेंगे ग्लूकोज, कि ग्लूकोज बनाया है। ग्लूकोज को फिर वो बाद में सुक्रोज या फ्रक्टोज की फॉर्म में स्टोर करते रहते हैं, वो प्लांट का काम है अपना, ठीक है। प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड यूजिंग या बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 यूज कर लिया, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ sunlight and chlorophyll, sunlight and chlorophyll
इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। सो देखो, एक छोटी सी इक्वेशन लिखी और उससे हमने 4 लाइन की डेफिनेशन बना दी। तो यहीं से हमारा एक 2 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आराम से पूरा होता है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, डिफाइन फोटोसिंथेसिस विद इट्स केमिकल इक्वेशन। या अगर आपसे पूछा जाए ना, 1 नंबर में भी पूछ ले जी फोटोसिंथेसिस डिफाइन कर दो, तो फटाक से इक्वेशन लिखो और नीचे डिफाइन कर दो कि जी ये होती है फोटोसिंथेसिस, दैट्स इट। अब उसके बाद फिर आता है कि ये जो फोटोसिंथेसिस है, हमने बताया कि CO2 जो है वो कहां से आ रहा है, एटमॉस्फेयर से आ रहा है। अब एटमॉस्फेयर से प्लांट के पास CO2 आ कहां से रहा है, ये भी बात सोचने वाली है कि ठीक है चलो बाहर तो प्रेजेंट है, हमारे पास तो नोज है, ऑक्सीजन भी ले लेते, कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ देते। प्लांट के पास कोई नोज थोड़ी ना है। अब प्लांट कैसे सांस लेगा, प्लांट कैसे ब्रीद कर रहा है, कि वो हमने ये कहा कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन हमें प्रदान करता है, CO2 बाहर से ले लेता है, ठीक है। तभी तो हम बहुत सारे पेड़ लगाते हैं कि पेड़ बचाओ पेड़ बचाओ। हम क्यों कहते हैं कि भाई हमें चाहिए बहुत शुद्ध साफ हवा, ऑक्सीजन चाहिए बहुत सारा। तो प्लांट्स हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, चलो ठीक है, वो CO2 ले रहे हैं तो पोल्यूशन कम कर रहे हैं। अब बात ये आ जाती है कि प्लांट्स के पास नोज नहीं है, तो प्लांट्स के पास क्या है जिससे वो गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं। तो हम गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं अपने नोज से, प्लांट्स अपना गैसेस एक्सचेंज करते हैं स्टोमेटा से। तो स्टोमेटा वही छोटे बच्चों वाली डेफिनेशन ही जाएंगे, हम बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। स्टोमेटा 6th क्लास वाली डेफिनेशन लिखेंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। टाइनी पोर्स, present on the leaf, PRESENT, present on the leaves of plants, leaves of plants that help in gaseous exchange आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो इनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। अब स्टोमेटा जो है वो हम प्लांट, ये नहीं है कि अब आप सोचोगे अच्छा प्लांट के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, पत्ता तोड़ के बैठ जाओ और देखने लग जाओ कि कहाँ है, मुझे तो इसके आप नहीं दिख रहा। तो बेटा ये माइक्रोस्कोप से दिखते हैं एंड बहुत क्लियर दिखते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं स्टोमेटा, ठीक है। अब वही कैसे दिखते हैं वो भी हम अभी देखेंगे। अब उसके अलावा स्टोमेटा जो है वो कौन से साइड पे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। देखो स्टोमेटा जब ओपन या क्लोज होता है ना, तो जैसे ही वो ओपन होगा, पौधे के अंदर है पानी, तो जब वो खुलेगा तो पानी भी उड़ेगा, तो क्या है, ट्रांसपिरेशन, पानी का उड़ना जो होता है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा जो है वो क्या होता है, ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। तो अगर वो स्टोमेटा बिल्कुल ऊपर वाले सरफेस पे है कि टेम्परेचर बढ़ा, खुल जा रहे हैं और उससे क्या बहुत सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, प्लांट डिहाइड्रेशन, बेचारा उठ के जाके पानी भी नहीं ले सकता एक गिलास की, चलो पानी ही पी लूं, कोई देगा तो ले लेगा, नहीं तो मर जाएगा। अगर डेलिकेट प्लांट है तो, अगर अच्छा भारी पेड़ है तो वही क्या है, उसके रूट चलो नीचे तक चले जाएंगे, वो फिर भी मेंटेन कर लेगा, लेकिन वीक प्लांट का क्या होगा। तो इसीलिए क्या है, नेचर ने बहुत समझदारी से काम किया है। उसने क्या किया है, स्टोमेटा ऊपर वाले लीफ के पोर्शन पे तो बनाए ही है, लेकिन जो नीचे है ना उल्टा होता है जहां से लीफ, वहां स्टोमेटा ज्यादा मिलते हैं। सो these are present on the lower surface of the leaf, these are present in large number, ठीक है, मतलब ज्यादा, या मोस्टली लिख देती हूँ, these are present mostly, मोस्टली से आप समझ जाना कि यहां मेरा मतलब यह है कि ऊपर वाली जगह पे भी प्रेजेंट है और नीचे वाले पोर्शन पे भी प्रेजेंट है। these are present mostly on the lower surface of the leaf। तो ये हो गया हमारा स्टोमेटा। अब हम देखते हैं कि स्टोमेटा जो है बेसिकली वो दिखता किस तरह का है, कि स्टोमेटा है वो कैसे दिखता है। ग्रीन बनाएंगे, प्लांट भी ग्रीन है, तो ये बनाया मैंने स्टोमेटा। स्टोमेटा की जो सेल्स होती हैं वो क्या होती है, किडनी शेप्ड सेल्स होती हैं, बीन शेप्ड सेल्स होती है इस तरह से। नहीं मैंने ठीक नहीं बनाया ये,
ये हाँ अब ठीक है। तो ये क्या है, ये गार्ड सेल्स है, इनको कहते हैं बेटा गार्ड सेल्स। तो ग्रीन वाली जो है ये दीज आर गार्ड सेल्स। इन सेल्स के पास प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। तो ये जो चीजें हैं ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, उसके अलावा इनके पास प्रेजेंट होता है बेटा हरा हरा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, so this is chloroplast। उसके अलावा इसके इनके चारों तरफ और सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ और सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन जो इसकी हेल्प करने के लिए प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये इसके आसपास और सेल्स प्रेजेंट हैं कुछ, जो ये ब्लू कलर से बनाई, दीज आर सब्सिडरी सेल्स, मतलब सहायक सेल्स है, हेल्पिंग सेल्स है। अब स्टोमेटा जो है वो खुलता या बंद होता किस तरह से, स्टोमेटा जो है वो वाटर की हेल्प से खुलता या बंद होता है। तो ये जो पोर्शन बच गया ये मैंने मार्क नहीं किया, चलो इसको भी मार्क कर देते हैं, येलो कलर से मार्क करते हैं। ये जो चीज है यहां वाला ये है दैट इज पोर, या स्टोमेटल पोर कह सकते हैं उसको, पोर, या मैं इसको कह सकती हूँ स्टोमेटल पोर। इस स्टोमेटल पोर से ही CO2 बाहर आए, CO2 अंदर जाएगी, ऑक्सीजन बाहर आएगी। तो यहाँ और यहीं से जब ये खुलता या बंद होता है तो क्या होता है, वाटर भी एक्सचेंज होता रहता है। अब बारी है कि ये खुलते किस तरह से है, बंद किस तरह से होते हैं। तो ये जो चीज है वाटर की कंसंट्रेशन कि इन गार्ड सेल्स में कितना पानी है उसके बेस पे डिसाइड होगा कि ये ओपन होंगी या क्लोज होंगी। अगर इन सेल्स में क्या है, पानी बहुत ज्यादा भर जाएगा, पानी अंदर चला गया है, तो पानी अंदर जाने पे क्या होएगा, इनकी शेप एकदम से टाइट हो जाएगी और जैसे ही ये टाइट होगी, रिजिड होते ये वाला पोर्शन क्या है बिल्कुल राउंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा में क्या पोर ओपन हो गया है। और जब इनमें से पानी डिहाइड्रेट हो जाएगा, इनमें से पानी निकल जा रहा है, तो उसमें क्या हो जाएंगे, स्क्वीज हो जाएंगे और आपस में एक दूसरे के साथ थोड़ी लूज होकर चिपक जाएंगे, तो स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाएगा। तो इस तरह से स्टोमेटा का खुलना या बंद होना काम करता है। तो ये था हमारा फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंगली। अब उसके बाद फिर आता है हमारा कीमोसिंथेसिस। तो कीमोसिंथेसिस का हमारे लिए सिर्फ इतना डिस्कशन करना काफी है कि जो केमिकल्स की प्रेजेंस में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया हो गया या फॉस्फोरस बैक्टीरिया है, तो वो क्या करते हैं, सल्फर को H2S की प्रेजेंस में अपना सल्फर से जो है सल्फर का ब्रेकडाउन, H2S का ब्रेकडाउन किया और उन्होंने उसमें से क्या लिया, इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए सल्फर बैक्टीरिया ने। और क्या करेगा, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके अपना कीमोसिंथेसिस कर लेगा, अपना खाना बना लेगा। क्योंकि उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चाहिए होते हैं बेटा मेन, जो हमने पहले इक्वेशन में पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का होना बहुत जरूरी है फूड को सिंथेसाइज करने के लिए। तो जो कीमोसिंथेसिस जब होती है तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, केमिकल्स में से उन को ब्रेक डाउन कर लेते हैं और उनमें से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को यूज करके अपना खाना बनाते हैं, दैट इज कीमोसिंथेसिस। तो ये हो गया हमारा प्लांट्स के केस में, बैक्टीरिया के केस में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी ऑर्गेनिजम्स का न्यूट्रिशन पढ़ेंगे और लास्ट में हम ह्यूमन न्यूट्रिशन जब पढ़ेंगे तब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा थर्ड लेक्चर में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट लेक्चर में अभी के लिए यहाँ तक कितना काफी है। कल मिलते हैं न्यूट्रिशन इन अदर एनिमल्स को लेके, जिसमें हम न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ेंगे, जो हमने अपने बाकी के एग्जाम्पल देखे थे ना, होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया, सेप्रोट्रॉफिक है और उसके बाद पैरासिटिक है। वो डिस्कस करने के बाद फिर हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे, जो कि हमारा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली उसमें एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।